चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था, स्वर को अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोगों ने डिफाइन कर लिया था। अब हम लोग की जो चर्चा है वो व्यंजन पर है। व्यंजन क्या होता है वो प्रारंभ के क्लास में भी हमने क्लियर कर लिया है कि जो स्वर होता है वो स्वतंत्र होता है, और आपको बता दे रहे हैं स्वर जो होता है वो मुख्यतः कंठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? कंठ से। स्वर तंत्र आगे चर्चा करेंगे कि स्वर तंत्र में हमारा कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है, पूरा सिस्टम ये चलता है। और आप जब देखिएगा कोई भी जब मशीनरी चीज बनता है तो उसके एक पार्ट नहीं होते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पार्ट होते हैं। और यदि कोई भी एक पार्ट यदि चला गया उससे निकाल दीजिए अथवा उसके फंक्शन को बंद कर दीजिए तो प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से यदि हमारे स्वर तंत्र के किसी एक भाग को हटा दिया जाए तो उस स्थिति में प्रॉब्लम आ जाएगी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कोई होता है तो कंठ होता है। क्या होता है? कंठ। क्योंकि यदि हम हमारे पास बोलने की यदि क्षमता है तो वो किसी के कारण है तो वो कंठ है। क्या है? कंठ है। यदि जिह्वा नहीं रहेगी यानी कि जीव नहीं रहेगा तो व्यक्ति तोतला बोलने लगेगा, नहीं रहेगा तब तो बोलेगा ही नहीं। लेकिन यदि जीव थोड़ा सा कट छट भी जाए तो फिर वो तोतला बोलने लगेगा, यानी कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ ही जाएगी। ठीक उसी प्रकार से हमारे स्वर तंत्र के कुछ अंग हैं। शांति से बैठिए आप लोग, हिलडोल मत करिए। 100% यहाँ से लेके जा रहे हैं तो शांति से पढ़ना होगा। अब व्यंजन क्या होता है, और सबसे यदि वीवीआई कोई टॉपिक है वर्ण विचार में तो वो व्यंजन ही होते हैं। क्योंकि अच्छा एक और चीज है, संस्कृत हो हिंदी में भले बताया गया है कि व्यंजनों के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, लेकिन संस्कृत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। संस्कृत में यह नहीं बताया गया है कि व्यंजन के मुख्यतः कितने प्रकार हैं। लेकिन जो सिलेबस में है, जो बुक में लिखा हुआ है अथवा जो अध्ययन किया जाता है उन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। व्यंजन क्या होते हैं, यदि इस प्रश्न को मैं आपसे पूछूं तो आप सरलता से बता सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही क्लास में चर्चा कर लिया था कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है? स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र। और व्यंजन जो होता है वो स्वरों की सहायता से बोला जाता है। ये कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि व्यंजन किसे कहते हैं तो आप बताइएगा। 2 इसके उत्तर हो सकते हैं। एक तो उत्तर वो है कि व्यंजन जो होता है वो अस्वतंत्र होता है। क्या होता है? अस्वतंत्र। अस्वतंत्र का तात्पर्य यह है कि जो स्वतंत्र ना हो। स्वतंत्र ना होने का तात्पर्य है कि जो किसी दूसरे की सहायता लेता हो अथवा जो दूसरे के द्वारा बना हो। कैसे बना है व्यंजन, अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो स्वरों की सहायता से किस प्रकार से बोले जाते हैं। लेकिन व्यंजन की परिभाषा मैं यहाँ पे नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि पहले मैं लिखवा चुका हूँ और बहुत बार बता चुका हूँ। व्यंजन के कौन कौन से प्रकार हैं उस पर हम चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। आप लोग अपने कॉपी में स्टार बने लिखिए। व्यंजन के निम्न नहीं दिखाई दे रहा है? वाइट कर दें? मुख्यतः नहीं बताया गया है कितने प्रकार है, लेकिन कौन कौन से प्रकार हैं इन पर हम चर्चा करेंगे बारीकी से। आप यदि क्लास में रहिएगा तो 100% लेके जाइएगा, उसका गारंटी हम देते हैं। क्लास में नहीं रहिएगा तो फिर तन रहने से नहीं होता है, मन रहने से होता है। तो अपने मन और मस्तिष्क को यहीं पे बैठा ही रहिएगा, कॉन्सेप्ट बेसिक स्तर से क्लियर करवा देंगे। जो व्यंजन का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार होता है वो होता है स्पर्श व्यंजन। क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। सबसे पहला प्रश्न ये उठना चाहिए कि जो आप बात कर रहे हैं स्पर्श व्यंजन का, स्पर्श व्यंजन का, ये स्पर्श व्यंजन जो होता है वो होता क्या है? हमने अभी अभी आपको बताया कि यदि हमको बोलना है, क्या करना है?
बोलना है, तो उसके लिए हमको जो स्पर्श व्यंजन का जो अलग अलग प्रकार का स्पर्श तंत्र है, स्वर तंत्र है, उसके बारे में अध्ययन करना होगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट चलता है, क का उच्चारण, कवर्ग का उच्चारण स्थान कहां से बोला जाता है, तो उसका सूत्र चलता है अकुह विसर्जन यानाम कंठ, इचुयसानम तालु, ऋतुणसानम मूर्धा, इसका सूत्र चलता है। सूत्र यदि आपको तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यानी कि कंठ के द्वारा कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तालु के द्वारा कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, उसके बाद मूर्धा के द्वारा कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, नासिका के द्वारा कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, ओष्ठ के द्वारा कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, दंत के द्वारा कौन कौन से, आप दांती से बोलते हैं ना, तो दंत के द्वारा कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तो इन सभी का यदि आपको अध्ययन करना है तो वो व्यंजन का अध्ययन करना होगा। स्वर तंत्र के बारे में आप इतना बस समझ लीजिए, आगे चल के पूरी विस्तार से चर्चा होनी है, एक क्लास स्वर तंत्र पर होगा। आपको बस इतना समझ लेना है कि जितना भी हम बोलते हैं उस बोलने में किस किस की सहायता लेते हैं, ओठ की, नासिका की सहायता लेते हैं, जिह्वा की सहायता लेते हैं, उसके बाद दंत की सहायता लेते हैं, तालु की सहायता लेते हैं, कंठ, तो ये जितने भी हैं वो मिल करके एक सिस्टम तैयार करते हैं, एक मशीनरी कार्य तैयार करते हैं, और इन्हीं की सहायता से हम अलग अलग प्रकार के वर्णों को क्या कर पाते हैं, बोल पाते हैं। क्या कर पाते हैं, बोल पाते हैं। हमने कहा सही बात है। तो स्पर्श, स्पर्श मतलब होता है छूना। क्या होता है, छूना। यानी कि वैसे व्यंजन जो स्वर तंत्रों से स्पर्श करके, अर्थात की स्वर तंत्र से स्पर्श करके अर्थात की छू करके बोले जाते हो, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, वैसे व्यंजन अथवा वैसे वर्ण जो कि स्वर तंत्र, किससे, स्वर तंत्र से छू करके अथवा स्पर्श करके बोले जाते हो, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत, तो जैसा नाम है वैसा काम है। आपको बस याद एक चीज रखना है कि हमारे मुख में भी क्या होता है, एक सिस्टम बैठा हुआ है। एक देखिए, आमास है, पकवास है, ये जितना भी है क्या है, साइंटिफिक सारा चीज है। वैसे ही जो मुख है उसमें भी क्या है, साइंटिफिक तंत्र बैठे हुए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण है स्वर तंत्र, जिसकी सहायता से हम क्या कर पाते हैं, बोल पाते हैं। क्या कर पाते हैं, बोल पाते हैं। तो स्पर्श व्यंजन क्या है, वैसे व्यंजन जो स्वर तंत्र से स्पर्श करके अर्थात की स्वर तंत्र से छू करके बोले जाते हो, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत। अब स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, इस मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। संस्कृत हो अथवा हिंदी हो, डिफाइन करते चलिएगा, संस्कृत और हिंदी दोनों बोल रहे हैं। संस्कृत हो अथवा हिंदी हो, इनमें स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। कितनी है, 25 है। कितनी है, 25। कौन कौन से हैं, तो देखिए, क च त ट प है, क च त त प, और इसमें वर्ग लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, वर्ग। वर्ग मतलब क्या होता है, कौन कौन बता सकता है, क्या होता है, बताइए, आप बताइए, वर्ग का मतलब क्या होता है। चलिए ठीक है, सही बताया है आपने, आपने अपने तरीके से बताया। वर्ग मतलब होता है कक्षा, कक्षा मतलब होता है क्लास, जिसे हम लोग कहते हैं। तो एक, आप मान लीजिए कि 10th क्लास में किस क्लास का बच्चा बैठेगा, 10th क्लास का बच्चा बैठेगा। वैसे ही वर्ग मतलब होता है क्लास अथवा कक्षा, जिसमें क वर्ग का तात्पर्य है कि क का क्लास का, जैसे मान लीजिए कि क क्लास जो है वो क्लास नंबर 1 है, तो क्लास नंबर 1 में वही व्यक्ति जाकर के बैठेगा जो कि क्लास 1 का छात्र होगा। होगा कि नहीं होगा। वैसे ही क वर्ग में कौन कौन लोग बैठे हैं, क ख ग घ, और क्या बैठता है, अंग बैठता है। यहाँ पर चवर्ग में क्या क्या बैठता है, च छ ज झ ज। इसी प्रकार से टवर्ग में बैठता है, तवर्ग में बैठता है, पवर्ग में। तो यदि आप देखिएगा तो एक वर्ग में जो वर्णों की संख्या, देखिए, ये पहला वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है, ये चौथा वर्ण है, ये पंचम वर्ण है, ठीक है ना। तो एक वर्ग में जो वर्णों की संख्या होती है कितनी होती है, 5। कुल वर्गों की संख्या कितनी है, 5। नहीं, ध्यान दीजिएगा, वर्ग और वर्ण दो शब्द अलग अलग हैं। स्पर्श व्यंजन में वर्गों की संख्या, किसकी संख्या, वर्गों की संख्या कितनी है, 5 है। कितनी है, 5। एक वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी है, 5। और यदि पांचों वर्गों में पूरे वर्णों की संख्या पूछी जाए तो कितना होगा, 25। कितना होगा, 25। अब एमसीक्यू तैयार हो गया। बताइए, स्पर्श व्यंजन में वर्गों की संख्या कितनी होती है, 5। एक वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 5। और स्पर्श व्यंजन में कुल कितने वर्ण होते हैं, 25। कितने होते हैं, 25। अब 3 प्रकार का एमसीक्यू आपका क्लियर हो गया। किसी को किसी प्रकार का दिक्कत, अब इसको आपको दिखाएंगे, अच्छे तरीके से ग्राफ बनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से पीछे चलते हैं और इसका क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं कि आखिरकार स्पर्श व्यंजन क्या होता है। तो क्लियर कर लीजिएगा, वैसे वर्ण अथवा वैसे व्यंजन जो कि स्वर तंत्र से स्पर्श करके अथवा छू करके बोले जाते हो, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते
है, किसी को किसी प्रकार का दिक्कत। अब देखिए एक प्रश्न उठेगा यहाँ पे कि जो स्वर तंत्र से स्पर्श करके बोला जाता हो, कौन सा वर्ण होगा? स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन होगा? अच्छा देखिए, स्पर्श व्यंजन को आप लोग स्पर्श वर्ण भी बोल सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्पर्श व्यंजन है वो वर्ण का प्रॉपर्टी लेकर ही बैठा हुआ है। जैसे में कि एक बच्चे का अधिकार उसके पिता पर होता है, उसी प्रकार से जो ये व्यंजन है वो किसका, व्यंजन का पिता कौन है? वर्ण है। कौन है? वर्ण है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक बच्चा जो होता है अपने पिता की प्रॉपर्टी लेकर के बैठा होता है, उसी प्रकार से व्यंजन भी वर्ण का प्रॉपर्टी ले सकता है कि नहीं ले सकता है? ले सकता है। बस इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन भी यदि हम बोले तब पर भी कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यदि वर्ण भी बोले तब पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अथवा क्वेश्चन में भी पूछ दे तो कोई कंफ्यूजन ना लीजिएगा। चलिए स्टार बना के लिखिए, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। देखिए, वैसे व्यंजन, वैसे व्यंजन जो स्वर तंत्र से स्पर्श करके बोले जाते हों, स्पर्श करके बोले जाते हों, वैसे व्यंजन जो स्वर तंत्र से स्पर्श करके बोले जाते हों, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे ऐसे में क ख च प म ऐसा उतार दीजिए। हो गया। नोट वन बना के लिखिए, नोट वन। नोट वन में लिखिए, स्पर्श व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन में नोट वन में लिखना है, स्पर्श व्यंजन में वर्गों की कुल संख्या, वर्गों की कुल संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। वर्गों की कुल संख्या 5 है। जैसे में लिख लीजिएगा, कवर्ग, 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 कवर्ग। प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण के अनुसार जो होता है उसका नामकरण किया जाता है। तो कवर्ग का प्रथम वर्ण क है तो इसका नामकरण जो है वो क के अनुसार। नोट टू बना के लिखिए, प्रत्येक वर्ग में, नोट टू बना के लिखिएगा, प्रत्येक वर्ग में वर्णों की कुल संख्या, वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 5 है। 5 है। जैसे करके लिख लीजिएगा, एक वर्ग का वर्ग कर लीजिए और इसमें लिख क, हो गया जी। नोट थ्री बनाइए, नोट थ्री।
नोट 3 बनाइए। नोट 3 बना के लिखिए, इस प्रकार स्पर्श व्यंजन में कुल वर्णों की संख्या 25 है। हो गया जी। तो ये वाला ग्राफ बना लेना है। ये ग्राफ आपको संस्कृत व्याकरण के अंतिम पहलू तक ले जाके छोड़ेगा। जैसे गिनती हमनी के गणित में केनियो जब कोई किसी भी प्रकार का क्षेत्र में चल जाए, ज्यामिति का क्षेत्र उससे सवाल उठा लीजिए, त्रिकोणमिति का सवाल उठा लीजिए, गिनती जो होता है वो आता है कि नहीं आता, आंसर जो आएगा वो वहीं से आएगा। तो इसलिए ये जो होता है वो सबसे ज्यादा वीवीआई है, इसको क्लियर कर लीजिएगा, जबकि उसमें दम है नहीं। नोट कर लीजिए कि आगे के जो व्यंजन होंगे वो इसी ग्राफ के अनुसार चलने वाले हैं। हम बार बार आपको याद दिलाएंगे कि देखिए, ये प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण का वर्ग चवर्ग, बार बार इसी पर कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा। जल्दी जल्दी उतारिए। अरे समझ में आ गया है तो आप लोग घर पे भी उतार सकते हैं। चलिए देखिए, एमसीक्यूज जो हम बताए हैं उसको क्लियर करवा दे रहे हैं, अभी आपको सीधे सीधे दिखाई देगा। स्पर्श व्यंजन की यदि हम बात करें, सबसे पहला एमसीक्यू बनता है वो कौन से व्यंजन हैं जो स्वर तंत्र से स्पर्श करके बोले जाते हैं, कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन। दूसरा नंबर एमसीक्यू बताएं कि स्पर्श व्यंजन के में वर्गों की संख्या कुल कितनी है, 5। देखिए, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये कुल कितने वर्ग हुए, 5। कितने वर्ग हुए, 5। उसके बाद दूसरा एमसीक्यू बना कि एक वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी है, 5। कितनी है, 5। देख लीजिए, ये एक वर्ग चला, एक क्लास में कितना वर्ण बैठा है, 1 2 3 4 5, यानी कि यहां पर भी आ गया। ऐसे ही 5 5 5 करिएगा तो लास्ट में जो नोट 3 लिखवाए हैं उसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, स्पर्श व्यंजन में जो कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 25 है। अच्छा, 25। किसी प्रकार का कोई दिक्कत, स्पर्श व्यंजन में किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो आता है वो व्यंजन का प्रकार आता है दूसरा, जो है घोष वर्ण। कौन सा वर्ण है, घोष। जैसा नाम है
वैसा काम है। इसके बारे में पूरा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे इसको डिफाइन करेंगे। अब घोष वर्ण कौन सा होता है? पीछे वर्ग पढ़ाए हैं, ये यदि क्लियर नहीं होगा तो घोष वर्ण क्लियर नहीं हो पाएगा। वास्तव में घोष वर्ण वर्ण होगा कि नहीं होगा? होगा, सीधा साधा बात है। अभी अभी आपको बताया कि जो बच्चा होता है अपने पिता का प्रॉपर्टी लेकर बैठता है, उसी प्रकार से ये भी जो है अपने पिता का प्रॉपर्टी लेकर बैठा हुआ है। और वास्तव में जो घोष वर्ण अथवा जितने भी व्यंजन है उनके बाबूजी कौन है? वर्ण है। कौन है? वर्ण है। घोष वर्ण कैसे वर्ण होते हैं तो देखिए आपको बताते हैं। जब आप इसको थ्योरेटिकल पढ़िएगा, परिभाषा हम बता चुके हैं कि अलग अलग लोगों के सन अलग अलग होती है, लेकिन जो सिद्धांत होते हैं वो सभी के अनुसार एक ही होता है। तो इसका जो सिद्धांत है वो ये है। अब आपको सिद्धांत बता देते हैं। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि प्रत्येक वर्ग के, कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग के देखिए, तृतीय कौन सा? तृतीय। पंचम कौन सा? पंचम। तथा चतुर्थ वर्ण कौन सा वर्ण? चतुर्थ वर्ण के साथ साथ य, र, ल, व और ह, ये जो होता है वो थ्योरी कहती है कि प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण के साथ साथ य, र, ल, व और ह जो होता है वो घोष वर्ण होता है। लेकिन इन्हें घोष वर्ण कहा क्यों जाता है, अथवा इसका कॉन्सेप्ट, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? आप लोग अभी नहीं, अभी करिएगा तो फिर दिक्कत हो, प्रॉब्लम आ जाएगा। घर में जब बैठिएगा तो शांति से स्मरण करिएगा। 5 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग के तृतीय वर्ण के पास जाइएगा पहले। जैसे में कि एक कवर्ग लिख देते हैं। कवर्ग में जो है प्रथम वर्ण जो है वो क है, फिर ख है, फिर ग है, फिर घ है और उसके बाद क्या है? अंग है। हमने कहा सही बात है। क और ख को बोल के देखिएगा और ग, घ और अंग को बोल के देखिएगा। जब आप इन लास्ट के तीनों वर्णों को बोलिएगा तो आपके मुख में झंझनाहट जैसा उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? झंझनाहट। इसी को घोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोष। जब आप इन तीनों वर्णों को बोलिएगा, ग, घ और अंग बोलेगा तो मुख में झंझनाहट जैसा प्रतीत होगा। लेकिन क और ख को बोल के देखिए, क और ख को बोल के देखिए, अभी आपको अनुभव नहीं होगा। शांत मन से जब इसका चिंतन करिएगा तो आपके मुख में झंझनाहट जैसा प्रतीत नहीं होगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ये जो होते हैं वो शुद्ध रूप से कंठ से बोले जाते हैं, जबकि इनके उच्चारण में जो होता है वो अन्य प्रकार के स्वर तंत्रों के साथ घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण। तो इतना कॉन्सेप्ट बैठा लेना है कि घोष में जो पहला वर्ण घ है, क्या है? घ। और घ का अर्थ है घर्षण। क्या है? घर्षण। यानी कि जिसके उच्चारण में घर्षण होता हो, क्या होता हो? घर्षण होता हो, वो घोष है। क्या है? घोष। और अगला इसी के क्रॉस में आएगा अघोष वर्ण किसे कहते हैं? तो जिसके उच्चारण में घर्षण ना होता हो उसे अघोष वर्ण कहते हैं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत? घोष वर्ण कौन सा है? जिसके उच्चारण में घर्षण होता हो। क्या होता हो? घर्षण होता हो। तो ये तो परिभाषिक शब्द हुआ। इससे क्वेश्चन कभी नहीं आने वाला है कि कौन से वर्ण के उच्चारण में घर्षण होता है। क्वेश्चन आएगा तो किससे आएगा? पूछ देगा कि बताइए प्रत्येक वर्ग का तृतीय, पंचम अथवा चतुर्थ वर्ण जो होता है वो किस वर्ण के अंतर्गत आता है? तो घोष वर्ण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। किसी को किसी प्रकार का दिक्कत? लेकिन यदि कोई पूछे कि आखिरकार ये तृतीय, पंचम और चतुर्थ वर्ण घोष वर्ण कौन सा है, तो उनको बैठाइएगा और कहिएगा कि थोड़ा शांत होइए, अपने मन को एकाग्रचित करिए और जरा क और ख को बोलिए और उसके बाद ग, घ और अंग को बोलिए अथवा य, र, ल, व और ह को बोलिए। तो आप पाइएगा कि इनके अपेक्षा, क और ख के अपेक्षा इनके उच्चारण में घर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है? घर्षण। लॉजिक आपको बता दिए। इसका भी पहला वर्ण क्या है? घ है और इसका भी पहला वर्ण क्या है? घ है। और घ इक्वल टू घ यानी कि घोष इक्वल टू घर्षण। घोष इक्वल टू क्या होता है? घर्षण। यानी कि जिसके उच्चारण में क्या होता हो? घर्षण होता हो, कौन सा वर्ण कहलाता है? घोष वर्ण कहलाता है। किसी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं तो नोट कीजिए। देखिए, घोष वर्ण करके लिखते और एरो बनाइए। देखिए, वैसे व्यंजन वर्ण, वैसे व्यंजन वर्ण, वैसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में घर्षण होता
हो, इनके उच्चारण में घर्षण होता हो, घोष वर्ण कहलाते हैं। वैसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में घर्षण होता हो क्या कहलाता है? घोष वर्ण। नोट 1 बना के लिखिए, नोट 1 बना के लिखिए, नोट 1। जैसे में ये हो जाएगा, नोटे में लिखवा दे रहे हैं, वीवीआई पॉइंट है इसलिए जैसे में नहीं लिखवा रहे हैं। नोट 1 बना के लिखिए, प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक वर्ग के सुनिए, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और गणित में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको समझना है और एग्जाम में करना है। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, पंचम और चतुर्थ वर्ण के साथ साथ, प्रत्येक वर्ग के तृतीय, पंचम और चतुर्थ वर्ण के साथ साथ तीसरा, चौथा और पांचवा, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण के साथ साथ, हाँ, प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण के साथ साथ, देखिए लिख दे रहे हैं, प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण के साथ साथ, य, य, र, ल, व और ह घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, पंचम और चतुर्थ वर्ण के साथ साथ य, र, ल, व और ह घोष वर्ण के अंतर्गत आता है, घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। अब यदि हम आपसे पूछे कि बताइए संस्कृत में घोष वर्णों की संख्या, संस्कृत अथवा हिंदी हो, कोई भी हो, संस्कृत अथवा हिंदी में घोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती, तो देख लीजिए, तृतीय वर्ग में कितना आ जाएगा? 5 वर्ण आ जाएगा, पंचम में भी 5 वर्ण आ जाएगा, चतुर्थ में भी 5 वर्ण आ जाएगा, 5 5 5 हो गया, और इधर भी कितना बैठा हुआ है? 5 बैठा हुआ है, पंचों के 20, यानी कि घोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 20। किसी को किसी प्रकार का दिक्कत तो यही लिखना है नोट 2 में कि घोष वर्ण में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कितनी होती है? 20। नोट 2 में लिख लीजिए। घोष वर्ण में कुल 20 वर्ण आते हैं। जितना भी नोट लिखवा रहे हैं वो वन ऑफ द मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के तौर पर आपके समक्ष आएगा, तो तैयार कर लेना है। तो घोष वर्ण कोई पूछे क्या है? जिसके उच्चारण में घर्षण होता हो वो घोष वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है वो घोष वर्ण है। यदि किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो आप बोल दीजिए, बोलिए और उसके बाद उसका चिंतन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कि वो घोष है कि अघोष है। अगला जो टाइप पढ़ने वाले हैं वो अघोष ही पढ़ने वाले हैं, तो इसका सिंपल सा, यदि आपको घोष समझ में आ गया है तो अघोष आपको सिंपल से समझ में आ जाएगा। यदि बात की जाए कि कुल कौन कौन से, इसको हमेशा याद रखिएगा, ये तो आपको याद हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। य, र, ल, व और ह जो होता है वो क्या होता है? घोष वर्ण होता है। तो आगे जो है एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि घोष वर्णों में कुल वर्ण कितने होते हैं? तो 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20, क्योंकि ये तृतीय वर्ग जो होगा उसमें 5, चतुर्थ में भी 5, पंचम में भी 5 और ये ऊपर से 5 गो आ गया तो पंचों का 20, ये 20 गो हो गया। अगला जो आएगा, घोष में किसी को किसी प्रकार का दिक्कत, यदि प्रॉब्लम होगा तो बोलना है, और यदि किसी प्रकार का दिक्कत होगा, आप घर पे बैठे हुए हैं, आपको लगा कि नहीं नहीं अभी अभी हमको दिक्कत आ रहा है, तो उस स्थिति में आप क्लास में आके भूल जा रहे हैं अथवा डर जा रहे हैं, तो घर पे तो आपको डराने वाला कोई है नहीं, उस समय कमेंट कर लीजिए
और आपको कमेंट दे करके उसी समय आपको उत्तर दिया जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। जो अगला प्रकार आता है वो अघोष आता है। क्या आता है? अघोष। अब आपको कई दिन से हम पढ़ा रहे हैं कि किसी भी शब्द के पहले क्या आ जाए, अ आ जाए, तो किसका बोध कराता है? नकारात्मकता का बोध कराता है, जो कि डायरेक्ट बोलता है कि नहीं। अच्छा, एक और चीज याद कर लीजिएगा, इससे भी आपका क्लेरिफिकेशन बढ़ेगा। ये किस समास के अंतर्गत आता है? नई समास के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? नई समास का एक बेसिक सिद्धांत है, और यही सिद्धांत है जिस शब्द के आगे अ लगा है वो नकारात्मकता का बोध कराता है, इसका अर्थ होता है नहीं। तो जो घोष न हो, यानी कि घोष में यदि घर्षण होता है तो इसमें घर्षण नहीं होगा, यानी कि वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में घर्षण नहीं होता हो उन्हें अघोष वर्ण कहा जाता है। किसी को दिक्कत? वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में घर्षण नहीं होता हो। तो हमने अभी अभी देखा कि प्रत्येक वर्ग में कुल 5 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 5। अब तीसरा वाला, चौथा वाला और पांचवा वाला घोष के अंतर्गत आ गया। किसके अंतर्गत आ गया? घोष के अंतर्गत। तो बचा कितना? पहला और दूसरा। बचा कितना? पहला और दूसरा। और आप जाके घर पे स्मरण करिएगा तो जिसका जितना साफ साफ उच्चारण अथवा बिना घर्षण का उच्चारण क ख च छ, समझ में आया कि नहीं, इनका जितना फ्रेश से उच्चारण होता है, फ्रेशनेस के साथ, उतना तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण का नहीं होता है। आप खुद देखिएगा, उन तीनों वर्णों को जब आप उच्चारण करिएगा तो उसमें झंझनाहट उत्पन्न होती है। झंझनाहट तभी आएगी जब घर्षण होगा। क्या होगा? घर्षण होगा। तो अघोष वर्ण किसे कहते हैं? आसानी से समझा जा सकता है, वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में घर्षण नहीं होता हो उन्हें अघोष वर्ण कहा जाता है। लिख रही है ना, धुन लगी हुई है। संविधान संविधान क्या लिख रही है? धैर्य धारण करना है। क्लास में बैठी हो तो बोर्ड पर ध्यान दो। लिखने का मौका मिलेगा, वहां पे आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। उसमें कलम जितना चला सकते हैं उतना चलाइएगा। क्या जी सही बोल रहे हैं ना? चलिए आगे चलते हैं। अघोष वर्ण कौन कौन से है? वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में घर्षण नहीं होता हो उन्हें अघोष वर्ण कहा जाता है। अब प्रश्न उठेगा, अच्छा ये क्लियर कर लीजिएगा कि अघोष वर्ण में किसी भी वर्ग के प्रथम और दूसरे वर्ण आते हैं, तो ये अघोष वर्ण को हमने कहा सही बात है। अब एक और प्रश्न उठेगा कि जैसे घोष वर्ण में ये 5 सज्जन गण आए थे, य र ल व और ह आया हुआ था, उसी प्रकार से इसमें भी कुछ आता होगा। हमने कहा आता है। कौन कौन सा आता है? तालाबी स, मूर्धनी स और दांती स। किसी को किसी प्रकार का दिक्कत? किसी को किसी प्रकार का दिक्कत? अब संख्या कितना हो जाएगा? तो इसमें 5, इसमें 5, 5 5 कितना हो गया? 10। और 10 प्लस में 3 कितना हो जाएगा? 13 वर्ण कुल आ जाएंगे। अब देखिए, यदि मैं प्रथम और दूसरा वर्ण कहता हूं, इसका मतलब केवल कवर्ग का नहीं हुआ। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पोर्ग, इन सभी के जो प्रथम और दूसरे वर्ण होंगे वो क्या होंगे? अघोष होंगे। क्या होंगे? अघोष होंगे। इसीलिए हमने आपको बताया कि यदि आपको व्यंजन का पूरा टॉपिक क्लियर करना है तो उसमें सबसे जो प्रमुख भूमिका निभाता है वो स्पर्श व्यंजन निभाता है। कौन निभाता है? स्पर्श व्यंजन। इसमें यदि स्पर्श व्यंजन के रुझानों को आप समझ लीजिएगा, उलझनों को समझ लीजिएगा, तो बाकी व्यंजन आपके मुट्ठी में होंगे और आप देख रहे होंगे। तो थ्योरी क्या आती है? थ्योरी आती है कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम और दूसरे वर्ण के साथ साथ तालाव्य स, मूर्धन्य स और दांती स जो होता है वो क्या होता है? अघोष वर्ण होता है। कौन सा वर्ण होता है? अघोष वर्ण होता है। और इनकी कुल संख्या कितनी है? 13 है। कितनी है? 13। किसी को किसी प्रकार का दिक्कत? नोट कीजिए। पहले अघोष वर्ण के सामने एरो बना के लिखिए। वैसे वर्ण, वैसे वर्ण, वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में घर्षण ना होता हो, अघोष वर्ण कहलाता है। के उच्चारण में घर्षण ना होता हो, अघोष वर्ण। नोट 1 बना के लिखिए। नोट 1 बना के लिखिए। प्रत्येक वर्ग का
प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण के साथ साथ तालव्य स, धन्य स तथा दांत्य स अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। नोट 2, का फेयर आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आपके बाद में भी किसी को यदि कार्य पड़े इसका तो उसका वो लाभ उठा सके। अगला लिख लीजिए नोट 2 बना के, अघोष वर्णों की कुल संख्या 13 होती है। थोड़ा देख लिया जाए कि आप लोग क्लास में थे कि नहीं, आपका शरीर यहाँ पे था कि आपके शरीर में बैठा हुआ मन भी आप लोग का था, तो इसकी चर्चा कर लेते। चलिए आप ही खड़ी हो जाइए, जो लिख रही थी खड़े हो जाओ। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 20 होती है। बहुत सुंदर। आप खड़ी हो जाइए। आप ही खड़ी। सही बता रही हैं वो? हाँ, क्या होगा? स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? बहुत सुंदर, बैठ जाओ। आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। हाँ, आप बैठ जाइए। घोष वर्णों की संख्या कितनी होती है कुल? 20 होती है। आप खड़े हो जाइए। आप यहाँ सही बता रहे हैं? बैठ जाइए, दोनों व्यक्ति बैठ। आप खड़े हो जाइए। हाँ, आप अघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? अघोष, अघोष। हाँ, आप खड़े हो जाइए, बताइए। हाँ, 13, बैठ जाइए। कहाँ पे थे? हम बोल रहे थे ना, बैठ जाइए कि बहुत लोग का शरीर जो होता है वो क्लास में उपस्थित होता है और मन जो होता है वो भैंस चराए गई रहेला। यही रहे के बा, यहीं पे रहिएगा, 100% लेके जाइएगा, गारंटी हमारी है। अच्छा, इतना आप लोग का आज का क्लास चला, किसी को किसी प्रकार का दिक्कत? हाँ या नहीं? आज की सभा में इतना ही, धन्यवाद।